स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इसके ऑनलाइन सलूशन में। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं के प्रकाश का परावर्तन के अगले टॉपिक पर। तो हम लोग पहुंच चुके थे किरण प्रकाशिकी में। तो आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं किरण प्रकाशिकी क्या है। किरण प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को हम लोग एक किरण मानकर अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई गई थी उसको एक बार देख लें और फिर हम लोग इस पर समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो किरण प्रकाशिकी पिछले बार भी हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से आप लोग इसको जान चुके हैं कि जब हम प्रकाश को एक किरण मानकर अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। अब कक्षा 10वीं का ये आपका पहला टॉपिक है और इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमको और जाननी है, जैसे प्रकाश के माध्यम क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा होगा कि पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, और अर्धपारदर्शी माध्यम। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम, नॉन ट्रांसपेरेंट, और इसे सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये तीन प्रकार से आप लोग यहाँ पर माध्यम देखते हैं। तो पारदर्शी माध्यम क्या है, अपारदर्शी माध्यम क्या है और अर्धपारदर्शी माध्यम क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो पारदर्शी क्या है? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें सरलता से आर पार निकल जाएं। प्रकाश की बहुत सारी किरणें, प्रकाश हमेशा बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश अभी किरण को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके चलने का और उसका फ्लो कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले पारदर्शी माध्यम होता क्या है? जिसमें से प्रकाश का लगभग 90% जो रे है वो पार निकल जाए, आर पार निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। और इसके अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके पास क्या है? लेंस है, प्लेन अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपका प्लेन पारदर्शी पन्नी, पारदर्शी या रंगहीन पन्नी, ये आपके पारदर्शी माध्यम में आते हैं। इसके अलावा आप पानी को भी पारदर्शी देखते हैं, वो पानी भी आपका पारदर्शी होता है। प्लास्टिक से भी बनी चीज़ें जो कलर ना हो, कलरलेस हो, वो भी आपकी क्या होंगी? आर पार आपकी हो जाएंगी। जैसे आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि लेंस निम्नलिखित में से किसमें संभव है, आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है वायु का, पानी का और प्लास्टिक का और उसमें मिट्टी का। तो वहाँ पर आपका जो गलत ऑप्शन हो जाता है, जैसे आपसे ये पूछ ले कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर आप बताते हैं मिट्टी का, बाकी सबसे संभव है। तो निश्चित तौर पर आप इन सभी चीज़ों से पारदर्शी माध्यम बना सकते हैं। तो ऐसे सभी माध्यम या ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश अधिक से अधिक पार कर जाएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। और ये उनके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश किरणों का परावर्तन या प्रकाश किरणें पार नहीं होती, तो उन्हें
क्या बोला जाता है? अपारदर्शी माध्यम। इनमें प्रकाश का क्या होता है? अवरोध होता है, प्रकाश के जाने का विरोध होता है और अधिक से अधिक मात्रा में होता है, इसलिए प्रकाश आर पार नहीं जा पाता। वो आपके क्या हैं? जैसे लकड़ी, दीवार, रंगीन पन्नी आदि, ये सभी आपके क्या हैं? अपारदर्शी माध्यम हैं। तो इनसे क्या होता है? प्रकाश आर पार नहीं जा पाती। ऐसी जितनी वस्तुएं जिनसे प्रकाश किरणें पार नहीं जा पाती उसे हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। और अर्धपारदर्शी क्या होता है? जिसमें से प्रकाश की कुछ किरणें, आप ये भी कह सकते 50-50%, या कुछ आपकी प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं और कुछ पार नहीं निकल पाती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी माध्यम। अब वो कैसे बनता है? जैसे टूटा कांच, जब आपका कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जब कांच टूट जाता है तो उसमें कुछ भाग से परावर्तन होता है, कुछ भाग से प्रकाश का अपवर्तन होता है, कुछ प्रकाश किरणें पार जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते। या आप कांच को क्या करते हैं? तेल में डुबा देते हैं तो उस समय भी पूर्ण रूप से उसमें प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का आर पार जाना मुश्किल होता है। तो उस स्थिति में प्रकाश में बहुत कम मात्रा में प्रकाश का आवागमन होता है, तो इसे हम लोग, ऐसे माध्यम को हम लोग बोलते हैं अर्धपारदर्शी माध्यम। या कांच को हम घिस दें तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी माध्यम। जिसमें प्रकाश का लगभग 50% आवागमन हो पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी माध्यम। इसके एग्जाम्पल भी आपके तेल में डूबा हुआ कांच हो सकता है, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग बात करते हैं सभी टॉपिक के अनुसार वस्तुओं को हम लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग वस्तुओं को पढ़ते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। उसी प्रकार से प्रकाश ने भी वस्तुओं को दो प्रकार से डिवाइड किया है। जैसे आपकी एक वस्तु होती दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी और इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। अब ल्यूमिनस क्या है और नॉन ल्यूमिनस क्या है? बहुत सारी किताबों में आप लोग डायरेक्टली देख देते हैं कि जो स्वतः प्रकाश दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वतः प्रकाश देता रहे। तो इसलिए इससे अच्छा आप समझें कि दीप्त किसे कहते हैं। तो दीप्त वस्तुओं को समझने के लिए एक सिंपल सी परिभाषा आप याद कर लें, सिंपल सा जान लें कि दीप्त को हम और किस प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश की प्राप्ति के लिए करते हैं, या जिनका प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, वे क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं होती हैं। तो ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं या जिनका प्रयोग प्रकाश के लिए, पर्सनली प्रकाश के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब आदि। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो आपकी दीप्त वस्तुएं के होंगे। अब जैसे अगर आप पुरानी परिभाषा को भी याद करना चाहते हैं तो याद कर लें, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल आपका सूर्य हो सकता है। अदीप्त वस्तुओं में अगर आप आते हैं तो ऐसी वस्तुएं
जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती या जिनका प्रयोग हम प्रकाश की प्राप्ति के लिए नहीं करते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे लकड़ी आप जलाते हैं तो जलाने के बाद आपको ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मिलती है। प्रकाश के लिए हम कभी इसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि पहले के समय में जानवरों को डराने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये हमको ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देता है, प्रकाश नहीं देता, इसीलिए हम लोगों ने इसको अदीप्त में रखा है। तो ये आपके टाइप्स हो जाते हैं दीप्त और अदीप्त के। अब हम लोग चर्चा करेंगे किरण क्या है। अब किरण प्रकाशिकी का जो मेन टॉपिक है वो है आपका किरण। तो देखिए किरण क्या है। सभी वस्तुओं को चलने के लिए एक मार्ग की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से प्रकाश भी चलने के लिए एक माध्यम चुनता है। वैसे प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, परंतु जिस मार्ग पर वो चलता है उसी मार्ग को हम लोग किरण बोलते हैं। उसी मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। यानी प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, सपोज अगर आपके पास यहाँ पर सूर्य है, अगर आपका यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर आपका अर्थ है और यहाँ से चलकर ये आपकी लाइटें आती हैं, तो जिस मार्ग से चलकर आती हैं उस मार्ग को हम लोग क्या नाम देते हैं? किरण। तो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग पर चलकर आती हैं उस मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब प्रकाश पुंज या किरण पुंज, आप कोई भी नाम दे दें, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो इन किरणों का जो समूह होता है, इन किरणों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और हमेशा हमारी जो प्रकाश होती है वो बंडलों के रूप में चलती। मैंने पीछे में कहा था कि आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि प्रकाश कैसे चलता है। तो प्रकाश हमेशा बंडलों के रूप में चलता है। आपकी एनर्जी जो होती है, आप लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, प्रकाश का जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो hν होता है, और इसको आप याद रखेंगे। तो प्रकाश हमारा जब चलता है तो एक बंडल के रूप में चलता है। और प्रकाश में किरण पुंज क्या है? किरणों का एक समूह है। अब किरण को हम लोग कई प्रकार से पढ़ते हैं। किरण क्या है? किरण आपने जाना, अब उसके प्रकार क्या है? किरण को हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। अभिसारी, अपसारी और समांतर। अपसारी यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। अब बात करते हैं कि अभिसारी किरण क्या है, या अभिसारी और अपसारी समांतर किरणें क्या होती हैं। तो जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, किसी भी पॉइंट से चलकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत हो। जब हमारा प्रकाश चलता है तो बंडलों के रूप में चलता है, तो जब बंडलों के रूप में चलेगा तो किसी एक बिंदु पर अगर एकत्रित होता हुआ प्रतीत होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी। और दूसरा क्या है? अगर किसी एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। और अगर वो सीधे निकल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो इस प्रकार से अगर इसका डायग्राम से देखा जाए, अगर मान लीजिए आपको ये बात नहीं समझ में आती तो उसके एग्जाम्पल भी आप देखिएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। आप भी कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेज़र लाइट,
आपके टार्च का फोकस, तो आपके टार्च के फोकस से आपको किसी एक बिंदु से प्रकाश फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो वहाँ पर आप बहुत आसानी से इसको देखेंगे। तो जब कहीं आपका प्रकाश क्या हो, इस प्रकार से जाए और किसी एक बिंदु पर ऐसे एकत्रित होता हुआ प्रतीत हो, तो ये सारी किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर ऐसे कलेक्ट होती हैं। तो ऐसी किरणों को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण। और जिस बिंदु पर, जैसे अब दूसरा है, एक यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया और यहाँ से ये किरण फैल जाएगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी। और जब हमारी लाइनें एकदम सीधे सीधे निकल जाएं, इस प्रकार से जब एक दूसरे के समांतर हों, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे समांतर प्रकाशपुंज या समांतर प्रकाश किरणें। तो इस प्रकार से आपकी अभिसारी किरणें, अपसारी किरणें और समांतर किरणें ये रहेंगी। तो जहाँ पर प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होंगी, वो अभिसारी कहलाती हैं। और जिस बिंदु से प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत होंगी, वो आपकी अभिसारी अपसारी होंगी। और जब एक दूसरे के किरणें समांतर होंगी, तो उसे हम लोग समांतर किरणपुंज या समांतर किरण कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का जो रूल है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब चाहे तो प्रकाश के परावर्तन से पहले गोली दर्पण देखें। गोली दर्पण क्या होता है? पढ़ना सभी है, चाहे आगे पढ़ें चाहे पीछे पढ़ें, सब बात सेम है। स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? अगर आपके पास एक कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले को आप किसी भी पॉइंट से कट कर देते हैं, आंशिक रूप से या बीच से कहीं से भी आप कट करते हैं, तो किसी भी कांच के खोखले गोले को किसी भी आंशिक भाग से कट करने पर जो आपको एक आकृति मिलती है, इस प्रकार की या इस प्रकार की या इस प्रकार की, ये आकृति आपकी क्या कहलाती है? गोली दर्पण। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी कांच के खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। अब आप इसको किसी भी पॉइंट से काटते हैं तो इस प्रकार की जो आकृति आपको मिलती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? गोली दर्पण बोलते हैं। ये इस प्रकार का जो शेप आपको मिलेगा ये सब आपके क्या हैं? गोली दर्पण है। गोली दर्पण मुख्यतः आप दो प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक पढ़ते हैं अवतल दर्पण, दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण
ऐसा दर्पण होता है, यहाँ पर इसके नाम देख लें। जैसे परिभाषा बताने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, तो कुछ ट्रिक याद रखें, उसके लिए आप इसकी परिभाषा आसानी से बता सकते हैं। जैसे अवतल, तो प्रकाश का परावर्तन, जैसे आप लोग जान ले, एक घटना होती प्रकाश का टकराकर वापस आना, किसी एक चिकने तल से टकराकर वापस आना। ये प्लेन आपका चिकना होगा और इधर पीछे साइड में आप लोग क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, आप लोगों ने घरों पे देखा होगा। तो अवतल का है आ शब्द है, तो यहाँ पर भी अंदर की ओर से, यानी आ शब्द है तो ध्यान रखिएगा अंदर की ओर से। तो जब हमारे प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है, प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है तथा कलई पीछे की ओर होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है तथा कलई बाहर की ओर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और दूसरा उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, देखिए यहाँ पर उ है, उ उत्तल, तो उत्तल यानी उभरे तल से हो, क्या हो, परावर्तन। आ है आंतरिक भाग से, क्या हो, परावर्तन। और उ यानी उभरे भाग से क्या हो, परावर्तन। तो जब हमारा उत्तल दर्पण आएगा, तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से हो और कलई अंदर की ओर हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो एक बार परिभाषा फिर से समझ लें, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है और कलई बाहर की ओर होती है, उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। और ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा कलई अंदर की ओर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब इस प्रकार से कभी कभार आपसे इमेज से पूछ लेता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इनको पहचानेंगे कैसे। तो दर्पण को पहचानने के लिए ये शेप ज़रूरी नहीं है। दर्पण को पहचानने के लिए आप या तो इनको छू कर पहचानेंगे या तो इनका प्रतिबिंब देखकर पहचानेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बना दिया जाए और आप ये किरण पढ़ें, और ये कर दिया जाए। अब इस समय आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि आपका ये कौन सा दर्पण होगा, दूसरा भी मैं बना दूं, इसके पहले आप लोगों ने देखा था अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो इन तीनों शेप को भी आपको याद रखना है ऐसे इमेजेस को कंफर्म करने के लिए। जैसे ये प्रकाश किरण गया, किसी भी पॉइंट से अगर आप इसको इस प्रकार से बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर गया, वहाँ से टकराकर वापस आया। तो जब टकराकर वापस आया तो यहाँ पर अभिसारी में क्या होता है, किसी एक बिंदु पर कलेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। अब अपसारी में क्या होता है, किसी एक बिंदु से फैलता है। और अगर मान लीजिए ये किरण ऐसे ही सीधे सीधे निकल जाती, सीधे सीधे, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाता है, ये समांतर बन जाता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इमेज को देखकर या वस्तुओं को छू कर हम इसका कंफर्म करेंगे कि दर्पण कौन सा है। तो आप यहाँ से ये डिफिनीशन याद रखेंगे
और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको पुरानी किताबों में देखने के लिए मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में आपके ऐसे प्रश्न अब नहीं आते, लेकिन जब हम लोग टेस्ट में आपको करवाएंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपके अभिसारी और अपसारी और समांतर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की परिभाषा। समतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो समतल दर्पण आप किसे बोलेंगे? समतल दर्पण भी आप थोड़ा सा ध्यान लें, जिसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, वो आपका क्या होता है? समतल दर्पण होता है। और इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और एक इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप वस्तु को जितनी दूरी पर रखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। तो इस प्रकार से ये आपके गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं अगर आप जानते रहेंगे तो आपको आगे सुविधा होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं पर। सम रिलेटेड डिफिनीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहला जो आएगा वो आपका होगा परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड प्लेन। रिफ्लेक्टेड प्लेन क्या है? जब प्रकाश किरणें कहीं चलती हैं और चलकर किसी पॉइंट से टकराकर वापस आ जाती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन, और जिससे लड़कर वापस आ जाती हैं उसे बोलते हैं परावर्तक, और जो उसका तल होता है वो हो जाता है तल। तो इस प्रकार से अगर हमारी प्रकाश किरणें, जैसे ये आपका एक मैंने मिरर ले लिया M1 M2, यहाँ से प्रकाश किरण गया, टकराकर वापस आ गया, तो इसका ये जितना भी पूरा भाग है, ये पूरा भाग होगा आपका परावर्तक तल। प्रकाश अगर हम यहाँ डालते तो वो यहाँ से भी आ जाता, प्रकाश हम यहाँ डालते यहाँ से भी आ जाता। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जिन भाग से होकर प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा वो पूरा भाग क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तक तल। यानी गोलीय दर्पण के जिस भाग से, गोलीय दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है उस पूरे तल को परावर्तक तल कहा जाता है। यहाँ पर M1 और M2 जो आपका है ये पूरा का पूरा परावर्तक तल होगा। तो फिर से ध्यान दें, गोलीय दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। दूसरी आपकी जो डिफिनीशन है वो है आपकी ध्रुव, हम इसको बोलते हैं पोल। पोल क्या है? द मिडल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड प्लेन इज कॉल्ड पोल। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, इसका जो पूरा का पूरा मध्य का भाग होगा, बीचों बीच का जो भाग होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी M1 और M2 के जो बीचों बीच का भाग होगा वो आपका क्या होगा? ध्रुव होगा। द रिफ्लेक्टेड प्लेन, द मिडल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लेन इज कॉल्ड पोल। इन दोनों के पार्ट्स का बीच वाला भाग जो होगा वो क्या होगा? ध्रुव होगा। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तीसरा, अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका क्या है? वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम जानते हैं कि ये दर्पण जो है किसी गोले का भाग रहा होगा। तो जब ये दर्पण किसी गोले का भाग रहा होगा, अब जैसे आपके घर में आपका कोई रूम होगा,
लेकिन अचानक अगर आपको घर से कोई बाहर निकाल दे और अब आपसे बाहर कोई पूछे आपका रूम कहाँ है, तो फिर आपका रूम वहाँ नहीं मिलेगा। जब आप घर कभी वापस आएंगे तो फिर से आपका वो रूम होगा। जब आप मान लीजिए किसी गलती के कारण आपको घर से बाहर कर दिया जाएगा तो आपको बाहर आपका रूम नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये गोलीय दर्पण भी जो है किसी का एक भाग है, किसी गोले का एक भाग है। तो उसी गोले का जो भाग होगा वो इसका केंद्र होगा। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उस कांच के खोखले गोले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ही आगे की सारी बातें आनी है, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। जिस गोले का ये भाग पार्ट है, कोई भी आपका गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसी के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब उसके बाद हम लोगों को जानना है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर पोल में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हम लोग मिरर में कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो सारी डिस्टेंस हम लोग हमेशा पोल से नाप। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, जैसे आपके साइकिल की तीली होती है तो वो सेंटर से लेकर पूरे रिम की परिधि तक होती है उसके ध्रुव से होकर। तो यहाँ पर भी क्या है, इसके केंद्र से लेकर इसके ध्रुव तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पोल को हम लोग P से डिफाइन कर दें और इसको C से कर दें तो P आपका पोल हो गया, C आपका वक्रता केंद्र हो गया और C तथा P के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या के बाद हम लोगों को पढ़ना है फोकस। फोकस के लिए सबसे पहले आप इमेज देख लें। अगर आप इमेज समझ जाते हैं तो आपको आसानी से इसका डिफिनीशन समझ में आएगा। सपोज करिए कि आपके पास आप इसको देखकर ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण है, छूकर बता सकते हैं कौन सा दर्पण है। इसमें कलई पीछे की ओर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा अवतल दर्पण और ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। सपोज करें कि यहाँ पर हम कोई समांतर किरणें ऐसे डाल रहे हैं, यहाँ पर भी समांतर किरणें हम लोगों ने ऐसे डाल दी। अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी के नाम से भी जाना जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का और उत्तल दर्पण इसको फैलाने का काम करती है। तो हम दोनों लेंसों पर कोई मान लीजिए प्रकाश किरणें हैं जो हम लोगों ने समांतर डाल दिया। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जा रहे थे। अब इनके गुणधर्म के अनुसार जब प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी तो इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें परावर्तित हो गई, इस प्रकार से इसका परावर्तन हो गया। जब ये परावर्तित हुई तो किसी एक बिंदु पर जाकर मिल गई, लेकिन जब इसमें परावर्तन हुआ तो इसमें कैसा हुआ, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस बिंदु पर प्रकाश किरणें
फैलती हुई, इस बिंदु से प्रकाश किरणें फैलती हुई और यहाँ पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, जो हमारा ये क्या है, फोकस है। अब इसकी परिभाषा अगर आपको समझनी है तो सिंपल सा देखें, ये हमारा दर्पण था, ये भी हमारा दर्पण था, इसमें भी प्रकाश किरण समांतर जा रही थी, इसमें भी प्रकाश किरण समांतर जा रही थी, परावर्तन हुआ, इसमें भी परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात इसमें किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरण एकत्रित होती है और इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो अब हम डिफिनीशन क्या बनाएंगे, किसी भी दर्पण से या गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के, यहाँ पर हमारी ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष भी जान लें, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जो होकर जाती है वो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होता है। आप पहले ही जान ले इसको, मुख्य अक्ष क्या होता है, वह किरण जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाता है वो मुख्य अक्ष कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ये आपकी डिफिनीशन हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। डिस्टेंस ऑफ फोकस। फोकस फिर से समझ ले, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आपके गोली दर्पण से रिलेटेड सारी बातें हैं। अब इसके बाद हम लोगों को एक रिलेशन पढ़ना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। आप इसको हम लोग क्या करते हैं, R से डिनोट करते हैं, इसको F से डिनोट करते हैं। और कभी कभार आपसे अगर कोई मात्रक पूछ लेता है तो मात्रक इसका हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको प्रश्न में दिया जाए वो आप ले सकते हैं। तो इसका रिलेशन होता है F = R/2। आपको प्रूफ नहीं पढ़ना, लेकिन हम लोग अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे कि इसका रिलेशन F = R/2 कैसे होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे अनुसार आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें SK क्लासेज ऑनलाइन सॉल्यूशन। थैंक फॉर वाचिंग।